हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म, क्या है ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म? और हर माँ आजकल इस बारे में सवाल क्यों कर रही है कि मेरा बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है या नहीं? तो आज मैं चाहती हूँ कि थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में वो क्लियर हो जाएँ और हम लोग जो एक कंपैरिज़न में पड़े होते हैं ना, उस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ी-सी बात करनी चाहिए। अब हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग को समझाने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले आपको बहुत सारे लोगों को लेवल्स का तो पता ही होगा कि ऑटिज़्म के लेवल्स क्या-क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म वर्सेस लो फंक्शनिंग ऑटिज़्म। हर माँ का सवाल आजकल यही चल रहा है कि क्या मेरा बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है? देखिए, सबसे पहले हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग ऑटिज़्म को समझने से भी पहले हमें ऑटिज़्म के लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ऑटिज़्म के लेवल्स समझते हैं। ऑटिज़्म के लेवल को इस तरीके से समझाया जा सकता है कि सबसे पहले तो लेवल 1 ऑटिज़्म होता है, जो कि बच्चों में अगर लेवल 1 का ऑटिज़्म पाया जाए तो वो अमूमन तौर पर मास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी कुछ चीज़ें विदाउट सपोर्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लोग उनको विदाउट सपोर्ट ही, जब वो बिल्कुल ही तनो-तनहा होते हैं, तभी अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये बच्चा आया तो ऑटिस्टिक है या इसके साथ कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यू है। अब आते हैं लेवल 2 के ऑटिज़्म। लेवल 2 में बच्चों को सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, सब्सटेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। वो अपने काम खुद से कर सकते हैं, मगर कहीं न कहीं उनको सपोर्ट के साथ भी देखा जा सकता है कि उनकी स्पीच में इश्यूज़ हैं, उनके बिहेवियर में कहीं न कहीं इश्यूज़ हैं। सब इवन विद द सपोर्ट वो पहचाने जा सकते हैं कि उनको एएसडी ट्रेट्स हैं। अब आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 ऑटिज़्म क्या है? लेवल 3 का ऑटिज़्म जो है वो मोस्ट सब्सटेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड, यानी कि बच्चे को हद से ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। डेली टास्क में वो अपने काम खुद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी स्पीच में बेइंतहा इशू है, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी बात इंडिकेट नहीं कर सकता, किसी भी नॉन वर्बल वर्बल कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होती है उसको। इंटरसेप्शन सेंसरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी कि वो उसको अपने बॉडी के अंदर से आने वाले सिग्नल्स का भी मोस्टली आइडिया नहीं होता है और एनवायरनमेंट से वो बिल्कुल बेखबर होते हैं। तो ये तो हमारे लेवल हो गए ऑटिज़्म के 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग की। हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको डेली लाइफ में बहुत ही आसानियाँ होती हैं बहुत सारे काम करने में। मोस्टली ऐसे बच्चे अपने सारे काम खुद कर लेते हैं, दूसरों की सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है। चीज़ें उनके लिए कदरे बेहतर होती हैं, कदरे आसान होती हैं, चीज़ें कर लेते हैं। कहीं न कहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, उनके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत आसान होती हैं। फिर आते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे। लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक में बच्चे जो है वो मॉडरेट टू सिवियर वाले बच्चे पाए जाते हैं मोस्टली, जिनको हद से ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। कहीं न कहीं उनको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी उनको चीज़ों में मुश्किलात आ रही होती हैं और विदाउट सपोर्ट वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट हरगिज़ नहीं करती है। ये मेरी बात एक कान खोल कर अच्छी तरीके से समझ लें। मैं उन तमाम तर माँओं को कह रही हूँ, खुदारा समझ लें इस चीज़ को। हाई फंक्शनिंग या लो फंक्शनिंग आपके बच्चे को किसी दूसरे से बेहतर नहीं बनाता। इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर मेरा बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है तो वो तुम्हारे लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे से बेहतर है। Every autistic child has a unique set of skill. कोई भी बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा हाई फंक्शनिंग है, वो चीज़ें बेहतर तौर पे मैनेज कर पाता है, तो अगर कंपैरेटिवली कोई दूसरा लो फंक्शनिंग बच्चा है तो उसके मुकाबले में जो है वो बिल्कुल ही बुरा है या उसका ऑटिज़्म ज़्यादा है या उसका ऑटिज़्म कम है। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स वहीं क्रिएट होती हैं जब हम कंपैरिज़न के ऊपर आते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं। मैंने अपने तजर्बे से भी मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है इंस्टीट्यूट में, नॉर्मली माँओं का ये सवाल होता है कि आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? अरे भई, बच्चा माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सीवियर हो, बच्चा कितना फंक्शनल है, उसकी स्पीच कितनी ज़्यादा है, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। बच्चा पहले से कितना बेहतर है, हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ना कि आप मेरे बच्चे से और मैं आपके बच्चे से कंपैरिज़न में लग जाएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एस्पर्गर्स कहते हैं। एस्पर्गर्स सिंड्रोम होता है उन बच्चों को। वो बच्चे इतने ज़्यादा फंक्शनल होते हैं कि उनको
बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि इनके अंदर भी एएसडी ट्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल बिहेवियर होता है, खुद से अपने काम करना पसंद करते हैं। उनको प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ आती है, क्राउड में होते हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग तो वो भी कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, अच्छी तरीके से अपना मैसेज डिलीवर कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उनके अंदर एएसडी ट्रेट्स पाए जाते हैं, और कंपैरेटिवली ये लड़कों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैं उन तमाम तर माँओं से ये बात बोलूँगी कि देखें, सबके बच्चे, हालाँकि ऑटिस्टिक हर बच्चा डिफरेंट है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपका बच्चा मेरे बच्चे से बेहतर है या मेरा बच्चा आपके बच्चे से बेहतर है। तो खुदारा अपने बच्चों को आपस में कंपेयर ना किया करें, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही तकलीफ़ होगी। हो सकता है उसका लो फंक्शनिंग बच्चा मेरे हाई फंक्शनिंग बच्चे से ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख जाए, ज़्यादा जल्दी उसकी मोटर स्किल्स मेरे बच्चे से ज़्यादा जल्दी तो क्योंकि हाई फंक्शनिंग बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में वो लोग सेटल्ड हो जाते हैं जल्दी, तो शायद कहीं न कहीं हमारे दिमागों में ये चीज़ आई हुई है कि हाई फंक्शनिंग बच्चे लो फंक्शनिंग बच्चों से बेहतर होते हैं। नहीं, देखें, बिल्कुल भी नहीं। मेन स्ट्रीम स्कूल पर भी हम लोग किसी दिन डिटेल में बात करेंगे कि हमारा मेन स्ट्रीम जो स्कूल सिस्टम है वो आया अभी रेडी है या नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे फिर कभी मौका मिला तो मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैंने दूसरों को सुना है उसके हवाले से मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। चीज़ के ऊपर अपने बच्चे को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें कि उसका बच्चा बेहतर है और मेरा बच्चा बेहतर नहीं है। और प्लीज़ कंपैरिजन छोड़ दें, कंपैरिजन में कुछ भी नहीं रखा। मैं तो कहती हूँ नॉर्मल बच्चों में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम मोस्टली अपने बच्चों को कह रहे होते हैं ना कि देखो वो फर्स्ट आया है, तुम थर्ड आए हो, या तुम थर्ड भी नहीं आए। दिस इज नॉट गुड। हर बच्चे का स्किल सेट डिफरेंट होता है। इस तरह से हम पता क्या करते हैं, हम उसका सेल्फ स्टीम लो कर रहे होते हैं बच्चे का ना। तो ये हमारे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी ज़बान पर आती हैं, और हम अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से उनका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर कर देते हैं। आपको पता है, एवरी ईयर बच्चों के असेसमेंट्स होते हैं ना। अगर आपको अपने बच्चे को कंपेयर ही करना है तो उसकी पिछली गोल से आप उसको कंपेयर करें, उसकी पिछली कंडीशन से उसको कंपेयर करें, ताकि उससे आपको हिम्मत मिले। और अगर आपके थ्रू आउट द जर्नी आपके जो भी एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें, ना कि कंपेयर करें। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो या हर बच्चे की जर्नी एक जैसी हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, एक ने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल बिहेवियर सीख लिया है, एक का पेस थोड़ा-सा स्लो है। लेकिन क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ कि इस जर्नी में रिग्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चा जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, कोई भी छोटा-मोटा चेंज आता है और वो उतनी तेज़ी से वो रिग्रेस करता है। तो रिग्रेशन इज़ देयर। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जो स्लो लर्नर होता है या जो स्लो बच्चा सीख रहा होता है वो बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें रिग्रेशन नहीं आता। तो हमें इस चीज़ के ऊपर एक दूसरे को एहसास कमतरी में मुब्तला करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मुझे लगता है मैंने बहुत सारी माँओं के उन सवालों का जवाब दे दिया है जो कि कहीं न कहीं परेशान हैं और चाहती हैं कि हमारा बच्चा भी हाई फंक्शनिंग हो जाए। जी, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अगर एक बच्चा हाई फंक्शनिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी माँ का सफ़र आसान है या उस बच्चे का सफ़र आसान है। कई दफ़ा अल्लाह ताला ने सबका सफ़र डिफरेंट रखा है, सबके टास्क डिफरेंट रखे, सबकी मुश्किलात डिफरेंट हैं, सबके की आज़माइशें डिफरेंट हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा और उन तमाम तर लोगों का सफ़र आसान करे जो कि कहीं न कहीं इस आज़माइश से गुज़र रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरी बात से कहीं न कहीं हेल्प मिली होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।